सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम दशहरे के बाद आज लगभग 10 दिवस के बाद कक्षा में आए हैं। एक माइक ऑन है, उसको बंद कर लिया जाए, देख लीजिए किनका ऑन है। और अभी हम ज्योग्राफी के खंड में चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि जीएस की इस कड़ी में यह तीसरा खंड है, साथ साथ गणित भी चल रहा है। और ज्योग्राफी के इस खंड में फर्स्ट सेक्शन के सेकंड चैप्टर के उत्तरार्ध में है, जिसमें आपने देखा कि हमने हिमालय के बारे में पढ़ा और हिमालय के साथ साथ हमने मैदानी क्षेत्र को भी देखा, हमने द्वीपीय क्षेत्र को भी देखा। नोट्स आप तक शेयर किए गए। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगली जो कक्षा होगी वो पठार के रिगार्डिंग होगी, प्लेटो से होगी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पठार, प्लेटो। अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग बना लेंगे, प्लेटो। इसी पर डिस्कस होगा और इसी को आज आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं। पठार, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटो। प्लेट लिख दीजिए पहले, PLAT, और इसमें लास्ट में AU लगा दीजिए तो प्लेटो बन जाता है। यह आज का टॉपिक है। सभी अपने अपने कॉपी में इसको लिख दीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या होता है। यदि हम प्लेटो की बात करें तो इससे इसके अध्ययन के आलोक में मैप सबसे हेल्पफुल हो सकता है, जो आप सभी के सामने है। प्लेटो का एक मैप आप सभी के समक्ष है। इसमें ध्यान से देखिए। इस मैप में आप देखेंगे ये मालवा का पठार है। क्षेत्र को देखिए किस प्रदेश में पड़ रहा है। आप देखेंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो डेक्कन का पठार आपको मिल जाएगा, यानी यहां से शुरू होकर नीचे तक और फिर यहां ऊपर तक हजारीबाग के प्लेटो तक ये लगभग एक त्रिभुजाकार आकृति बनाई जाती है यहां पर। और इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 600 से 600 से 900 मीटर 900 मीटर्स तक होती है। इसको संज्ञान में रखना है कि पठार की जो औसत हाइट होती है वो 600 से लेकर 900 मीटर तक होती है। यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है और इस बात को ध्यान में सदैव रखना है कि जो पठार का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार के खनिज वगैरह मिलते हैं। विस्तार की बात करें तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, नीचे दक्कन तक और उधर हजारीबाग तक एक ट्रायंगल का शेप बनाता है। इस शेप को आप सभी यदि गौर से देखेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा, आपको मैप में दिख रहा होगा। खास करके लिखा भी हुआ है, यहां पर नामकरण भी किया हुआ है, जैसे बघेलखंड है, हजारीबाग का प्लेटो है, छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर रांची का पठार है, छत्तीसगढ़ का प्लेन है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है, बीच का हिस्सा। अब जो पठार की संरचना है उसमें दो चीजें पाई जाएंगी, एक तो मिट्टी होगा और दूसरा क्या होगा, खनिज हो सकता है। तो पठार में दोनों मिलेगा। और आप सभी को याद भी होगा यदि आपने कहीं पहले अध्ययन किया है कि छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, भारत का क्या संज्ञा दी गई है उसे, रूर कहते हैं। रूर जर्मनी का एक शहर है जो खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इस कड़ी में आपको और भी तरह के पठार मिलेंगे, जैसे तिब्बत का पठार। तो ऐसे भी पठार हैं जो कहने को पठार हैं, लेकिन पठार की सीमा से ऊपर है, उसकी हाइट 5000 मीटर के आसपास है, जबकि पठार की जो औसत हाइट होती है वह 600 से लेकर 900 मीटर की होती है। इतना ध्यान रखना है कि मैदान से ऊंचा होता है और खनिज बहुल क्षेत्र होता है। शुरुआत करते हैं, एक आध बातें लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, पहला बिंदु, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो समुद्र तल से
600 टू 900 मीटर्स ऊंचा हो और जिसका शीर्ष भाग सपाट हो, जिसका शीर्ष भाग सपाट हो, पठार कहलाता है। शीर्ष भाग सपाट हो, पठार कहलाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पर्वत और पठार में जो बेसिक डिफरेंस हो सकता है वो ये हो सकता है कि पर्वत इस तरह से होते हैं, इसका शीर्ष भाग नुकीला होता है। पहाड़ों का जो शीर्ष होता है यह नुकीला होता है, लेकिन पठार का जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है, प्लेन होता है। यह पठार है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर के समकक्ष है समुद्र तल से, जबकि पर्वतों की जो हाइट होती है वो 5000 मीटर के आसपास भी हो सकती है, 4000 मीटर के आसपास भी हो सकती है। तो पठार और पहाड़ में यह बेसिक अंतर है, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु लिखिए, पठार का क्षेत्र दो दृष्टिकोण से उपयुक्त माना जाता है। पठार का क्षेत्र दो दृष्टिकोण से उपयुक्त माना जाता है। दो दृष्टिकोण से उपयुक्त माना जाता है। पठार का क्षेत्र दो दृष्टिकोण से उपयुक्त माना जाता है। पहला, फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें खनिज, मिनरल्स। और इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मिट्टी, सॉइल। पहला है खनिज और दूसरा है मिट्टी। दो दृष्टिकोण से इसे उपयुक्त मान सकते हैं। ठीक है, एक बार मैप की तरफ दोबारा से आइए। इस मैप को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे, हमने जब पृथ्वी का विभाजन पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स पढ़े, उसमें हमने गोंडवाना लैंड की चर्चा की थी कि भारत क्या है, इसी का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड कोयले के लिए प्रसिद्ध होता है। गोंडवाना लैंड जहां भी होगा वहां कोयला बहुल क्षेत्र होगा, कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो ये बना कैसे? ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसे फॉर्म हुआ और इसकी हाइट इतनी ज्यादा क्यों है? तो ये बना था एक्चुअली गोंडवाना लैंड के टूटने से। जब गोंडवाना लैंड का प्रवाह उत्तर की तरफ हो गया, सागर की तरफ, हिमालय की तरफ हो गया, टेथी सागर की तरफ हो गया, तो देखेंगे उसके प्रवाह के फलस्वरूप ही पठारों का निर्माण हो गया। एक लाइन लिख दीजिए, यह गोंडवाना लैंड के टूटने से, यह गोंडवाना लैंड के टूटने से एवं एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। गोंडवाना लैंड के टूटने से एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। प्रवाह के कारण बना था। ठीक है, इसको याद रखना है। कभी पूछ दे कि गोंडवाना लैंड क्यों प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, इसको नहीं भूलना है। आगे इसकी हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। आगे चलिए, एक लाइन और ऐड कर दीजिए। पेंजिया के बारे में पढ़ाए थे, लिखिए यह प्राचीनतम पेंजिया का भाग है। यह प्राचीनतम पेंजिया का भाग है। प्राचीनतम पेंजिया का भाग है जो जो आग्नेय, क्रिस्टलीय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह प्राचीनतम पेंजिया का भाग है जो आग्नेय, रूपांतरित और क्रिस्टलीय शैलों से बना है।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना है तो बहुत विस्तृत। यदि मैं पठार की चर्चा करने लगूं तो 3-4 क्लास निकल जाएगा, लेकिन उतना हमें नहीं पढ़ना है। हमें केवल उन बातों को जान लेना है जिससे परीक्षा में हमारी स्थिति बेहतर बनी रहेगी। उतना भी यदि कमांड हो गया तो बहुत है इसमें, है तो यह अनंत। एक पॉइंट जो उल्लेखनीय है पठार में, उसको जरूर देखिए। अब इसमें क्या उल्लेखनीय है? यह किस देश का नक्शा है? कौन बता सकते हैं? कोई तो बताए। अभी जो नक्शा हमारे सामने है किस देश का है? भारत का नक्शा है, ये तो सबको पता है। अब इस नक्शे में यदि आप देखेंगे तो जहां से पेनिनसुला की शुरुआत होती है यानी प्रायद्वीप, तो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। इसी हिस्से को हम प्रायद्वीप कहते हैं, ध्यान रखना है। ट्रायंगल की तरह है, त्रिभुज की तरह है। 3 तरफ से पानी है, पश्चिम में भी पानी है, पूरब में भी समुद्र है, यहां भी हिंद महासागर है। जब इस हिस्से की बनावट को देखा जाए तो यह है पश्चिम, मैं लिख देता हूं प, और यह है पूरब का तट। यह तट अधिक ऊंचा है और पूरब का तट अधिक ढलान पर है, मतलब ऐसे है, इस तरह से है। तो पानी का जो बहाव होगा वो पश्चिम से पूरब की तरफ ज्यादा होगा, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ ज्यादा होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब गोंडवाना लैंड के टूटने से उत्तर दिशीय प्रवाह से पठार बने, तो प्रवाह कुछ ऐसा हुआ कि पश्चिम का हिस्सा ऊंचा रह गया और पूरब का हिस्सा ढाल बन गया। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि 5 नदियों को छोड़कर, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी, 5 नदियों को छोड़कर जितनी भी नदियां हैं, हिमालय वाली नदियां, उस सब का प्रवाह हो गया पूरब की तरफ। केवल 5 नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। इसका यही कारण है। कई बार आप देखेंगे लिखा भी रहता है कि जितनी भी नदियां हैं, हिमालयी नदियां, उसका प्रवाह बंगाल की खाड़ी में होता है। इसका सीधा फैक्ट यही है, तर्क यही है यहां पर कि ढलान उधर ज्यादा है। और यही कारण भी है, जैसे ये हजारीबाग का जो क्षेत्र है, इसी आसपास आपका बिहार है, नक्शे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। तो ये एरिया ऐसे है, यदि हम अपने कर को, हाथ को ऐसे कर दें नीचे की तरफ, तो कुछ ऐसा एरिया बनेगा। इसीलिए हिमालय से जो पानी निकलता है वो सीधे ढलान की ओर चला जाता है और नेपाल और बिहार की तरफ बाढ़ आ जाता है। इसका यही कारण है। और सबसे अधिक निचल पर है बंगाल की खाड़ी, नीचे है, तो अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाता है। कभी नहीं आपने देखा होगा कि हिमालय से निकलने वाला पानी सीधे अरब सागर में आ जाता हो, बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो कर जाता है। उसका एकमात्र यही कारण है। इसको समझ लेना है, ये लिखने का तथ्य नहीं है। यदि आपने समझ लिया तो अच्छी स्थिति में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट में लिखिए, पठार का अपवाद। पठार का अपवाद, एक्सेप्शन। अब क्या क्या एक्सेप्शन है? तो अपवाद में आप लिख सकते हैं पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। ये कहने को उसे केवल पठार है, एक्सेप्शन में आ जाएगा तिब्बत का पठार। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, अपवाद में लिख दीजिए। औसत ऊंचाई 5000 मीटर। औसत ऊंचाई 5000 मीटर। और इसे संसार का छत भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। संसार का छत, तिब्बत के पठार को संसार का छत भी कहा जाता है। और काराकोरम को उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है, इसको भी संज्ञान में रखना है। इतनी बातें हम समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसी में, इसी नोट में एक और पॉइंट ऐड करना है। अब ये किस प्रकार का पठार है फिर? जब ये सामान्य पठार नहीं है तो कैसा पठार है?
तो यह है अंतः पर्वतीय पठार, पहाड़ों के बीच बना हुआ पठार। अब पहाड़ के साथ रहेगा तो हाइट भी क्या होगा, पहाड़ के जैसा होगा। तो अंतः पर्वतीय पठार, और प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से इन पठारों का निर्माण हुआ है। इसी नोट में ऐड कर दीजिए, यह अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, उदाहरण है जिसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के फलस्वरूप हुआ है, जिसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के फलस्वरूप हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम इसके टाइप्स की ओर चलेंगे, पठार किस किस टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे बना है। तो कुछ पठार जो होते हैं वो होते हैं वोल्केनिक, ज्वालामुखी से बने होते हैं। कुछ पठार होते हैं इरोशन से बनते हैं, यानी अपरदन से बनते हैं। तो पठार भी कई फैक्टर से बनते हैं। पृथ्वी पर कई प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती है, और इसी भूगर्भिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पठारों का निर्माण भी होता है। लिख दीजिए अगले पॉइंट में, कुछ पठार वोल्केनिक होते हैं। कुछ पठार वोल्केनिक होते हैं, ज्वालामुखीय होते हैं। कुछ पठार वोल्केनिक होते हैं, जैसे दक्कन का पठार। कुछ पठार वोल्केनिक होते हैं, जैसे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, बोलिविया का पठार, बोलिविया, बोलिविया का पठार, इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रख लीजिए, एक एक तथ्य को तोड़ के समझ लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि जो वोल्केनिक प्लेटोज हैं, वोल्केनिक पठार हैं, वो कैसे बनते हैं। तो वोल्केनिक पठार बेसाल्ट जैसी चट्टानों के टूटने से बनते हैं। और जब बेसाल्ट टूटता है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क से काली मिट्टी, क से कपास, काली मिट्टी में कपास उपजता है, सफेद सोना भी कहा जाता है उसे। तो इन सभी बातों का संबंध वोल्केनिक प्लेटो से ही है। इसको लिख दीजिए, इसी पॉइंट में ऐड कीजिए। लिखिए, इस पठार के तहत, इस पठार के तहत बेसाल्ट नामक चट्टान के टूटने से, इस पठार के तहत बेसाल्ट नामक चट्टान के टूटने से, बेसाल्ट नामक चट्टान के टूटने से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें कपास का पौधा अत्यधिक उपजता है, उजला सोना ब्रैकेट में। ब्रैकेट में उजला सोना, कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं।
आज के बाद कभी भी पूछेगा कि कपास कहाँ उपजता है, तो कपास उपजता है काली मिट्टी में। किससे बनता है, तो बेसाल्ट के चट्टान के टूटने से बनता है। प्रकार क्या है, तो ज्वालामुखी है, पठारी प्रकार है, इसको याद रखना है। ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है और घुमाकर आजकल काफी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है। कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस स्थिति में यदि आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप गलती नहीं करेंगे, आप सही करके निकल जाएंगे। हम आगे चलेंगे। स्टार देकर हेडिंग बना लीजिए, अपरदित पठार। अपरदित पठार। अपरदित पठार। तो ये क्या होता है, तो नाम ही अपरदित, अपर्दन से बनता है। अपर्दन किसे कहते हैं, तो अपर्दन कहते हैं जब मिट्टी का कटाव नदियों के माध्यम से किया जाता है, तो इसे अपर्दन कहते हैं। अब मान लीजिए कि नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है, और इस कड़ी में क्या हुआ, मिट्टियां कट कट कर किसी खास पॉइंट पर जमा हो गई, तो उसकी ऊंचाई बढ़ने लगेगी। अक्सर बाढ़ के मैदानों में ऐसा देखा भी जाता है। एक खास जगह ऐसा होता है जहां नदियां मिट्टी लाकर जमा कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में ही अपरदित पठार का निर्माण होता है। और यदि हम मैप के माध्यम से इसका संज्ञान लें तो आपको दिखेगा कि ये जो एरिया है, मालवा प्लेटो का एरिया, ये एरिया देखिए, ये अपरदित का एग्जाम्पल है, ठीक है, मालवा का पठार। यहां पर मेवाड़ का पठार भी है। तो मेवाड़ और मालवा क्या है, इरोजन से बना है, इसको लिख दीजिए। इसका संबंध इरोजन से है, हाँ। और लावा के प्रवाह से दक्कन का हुआ है, डेक्कन। दक्कन के पठार का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसा है, जब हम पठारी क्षेत्र को देखेंगे तो इस एरिया का जो पठार है केवल यही ज्वालामुखी से बना है। इस एरिया का पठार ज्वालामुखी से नहीं बना है। इस एरिया का पठार इरोजन इरोजन के फलस्वरूप बना हुआ है, जिसमें मिट्टी का कटाव ज्यादा है। लेकिन जो जो नीचे आते हैं तो इस ट्रायंगल में जो ज्वालामुखी है, इसको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, लिख देंगे इसमें, इसका संबंध इरोजन से है। इसका संबंध इरोजन से है, अपरदन या कटाव से है। जैसे मेवाड़ का पठार एवं मालवा का पठार। मेवाड़ का पठार एवं मालवा का पठार, ठीक है। हम आगे चलेंगे, नोट लिख दीजिए। अब इसी में जहां पर मालवा प्लेटो है, इसमें ये जो लाइन बनता है, ध्यान दे लेंगे, ये जो लाइन है ये बेसाल्टीय चट्टान वाला लाइन है और इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। इसको भी लिख दीजिए, नोट में लिख दीजिए। दक्कन के पठार एवं दक्कन के पठार एवं दक्कन के उत्तरी हिस्से का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से हुआ है। ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से हुआ है, जबकि जबकि मालवा का पठार, मालवा का पठार बेसाल्टी चट्टानों से बना है। ये जरूर लिख दीजिए, मालवा का पठार बेसाल्टी चट्टानों से बना है। लिख दीजिए कि दक्कन के पठार का निर्माण
दक्कन के पठार का निर्माण एवं दक्कन के उत्तरी क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है। ज्वालामुखी लावे से हुआ है, जबकि मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्टीय चट्टानों से हुआ है। दो बातों को स्मरण रख लीजिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम इस प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे, इसको जानेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से क्वेश्चन पूछा भी जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी महत्ता भी है। तो हेडिंग में लिख दीजिए प्रायद्वीपीय पठार। अगला टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार। यहां से शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, अब इसका विस्तार क्या रहेगा? इसका विस्तार रहेगा उत्तर पश्चिम में अरावली से लेकर, यह है उत्तर, नॉर्थ, और यह है वेस्ट। तो राजस्थान में अरावली पड़ेगा, तो इस रेंज से लेकर और पूरब में राजमहल की पहाड़ियों तक है। इसको ध्यान रखना है। इसका विस्तार लिख दीजिए। देखिए, इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली से लेकर, इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली से लेकर पूरब में राजमहल की पहाड़ियों तक है। राजमहल की पहाड़ियों तक है, जबकि पश्चिम में गिर, ग हर्षी का र, गिर, ये गुजरात में है गिर। पश्चिम में गिर ब्रैकेट में गुजरात से लेकर दक्षिण में इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी तक है। इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी तक है। पहाड़ी तक है। 4 पॉइंट हो गए, अरावली, राजमहल, गिर और इलायची की पहाड़ियां। यानी ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, लगभग इतना हिस्सा है। खास करके जो यहां पर रेड लाइन से दिखाया हुआ है उसको जरूर देख लीजिए, दक्कन को लेते हुए। इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हैं। देखिए, उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग, उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग तक इसका विस्तार है। ये देख लीजिए, शिलोंग यहां पर मेंशन्ड भी है इस जगह पर। शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग तक इसका विस्तार है। ठीक है, कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए, सबसे ऊपर, गुजरात का गिड़वन बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गुजरात का गिड़वन बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गुजरात का गिड़वन बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अब पठार के और हिस्सों की बात कीजिए, क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़ा है। यदि हम उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो हजारीबाग आपको यहां दिख जाएगा, छोटा नागपुर आपको दिख जाएगा, रांची का पठार दिख जाएगा। ये सब उत्तर पूर्व और पूर्व की दिशा में पठार का हिस्सा है। इसको भी लिख दीजिए।
उत्तर पूर्व में अन्य पठार भी उल्लेखनीय हैं। उत्तर पूर्व में अन्य पठार भी उल्लेखनीय हैं। अन्य पठार भी उल्लेखनीय हैं, जैसे हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और छोटा नागपुर का पठार। हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब एक बात का फिर से ध्यान रखना है, जिसकी चर्चा मैंने कक्षा के आरंभ में कर दी थी, कि जब हम पठार की हाइट की बात करते हैं, वैसे तो ये पूरा प्लेन दिखता है नक्शे में, लेकिन जब हम 3D मैप को देखें, गूगल मैप से देखें, गूगल मैप में गूगल अर्थ को देखें, अर्थ आप सभी यूज करके देखिए, बहुत कमाल का एप्लीकेशन है, पूरी पृथ्वी को आप 3D में देख सकते हैं। उसके हिसाब से देखें तो पश्चिम का हिस्सा ऊंचा है और जो जो पूरब जाता है तो फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाता है, प्लेन बन जाता है। इस कड़ी में क्या होगा, जब ऊंचाई असमान होगी तो भ्रंश घाटी का निर्माण हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्ट वैली। ब्लॉक घाटी का निर्माण हो सकता है, क्वार्ज का निर्माण हो सकता है, ठीक है, जाइट वगैरह मिल सकता है वहां पर। इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। और नर्मदा जो नदी है वो कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और भ्रंश घाटियों से बहती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, नर्मदा और तापी दोनों लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर, अति महत्वपूर्ण है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कम होती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कम होती जाती है, कम होती जाती है एवं कई जगहों पर स्थलाकृति का निर्माण होता है। कई जगहों पर स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे जैसे भ्रंश घाटी, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली, RIFT, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, ब्लॉक घाटी, अगला ब्लॉक, इसी के नीचे लिख दीजिए ब्लॉक घाटी। इसके नीचे जो मिलता है उसका भी नाम लिख दीजिए, क्वार्टजाइट और जाइट दोनों मिलता है, क्वार्टजाइट और जाइट, क्वार्टजाइट और जाइट, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने रिफ्ट वैली की चर्चा की, तो दो नदियों के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। वो नदी है नर्मदा और तापी, दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। लिख दीजिए नर्मदा और तापी, नोट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और तापी दोनों नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है।
इन बातों को ध्यान में रख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला पॉइंट, और जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला पॉइंट, ये एरिया, ये रेगुर मिट्टी का हिस्सा होता है, जो गुजरात के तटीय क्षेत्रों से आरंभ हो जाता है। और अभी आप सभी ने नोट भी किया है कि रेगुर मिट्टी में कपास की प्रधानता होती है, सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट में लिख दीजिए दोबारा। प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रेगुर मिट्टी की प्रधानता है, जो कपास के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी की प्रधानता है, जो कपास के लिए उपयोगी है। कपास के लिए उपयोगी है। अब आगे चलेंगे हम। एक और नोट यहां आप लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, भारत में ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय को भी स्पर्श नहीं करते और समुद्री सीमा को भी स्पर्श नहीं करते। जैसे बिहार की बात करेंगे तो बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, नेपाल को स्पर्श करता है, लेकिन मध्य प्रदेश किसी को स्पर्श नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश की तरह 5 ऐसे राज्य हैं जो न समुद्र से जुड़े हुए हैं, न किसी वैदेशिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसको लिख लीजिए, पूछेगा, नोट में लिख दीजिए। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अथवा समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। तो एक बार नक्शे के माध्यम से देखना अधिक सहज रहेगा। एक बार इस मैप को देखा जाना चाहिए। मैप को ये हम चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा छोटा करके दिखाता हूं ताकि अधिक क्लियर दिखेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह मैप थोड़ा दिख रहा होगा ठीक से। इस मैप में मैं 5 स्टेट को टिक करता हूं। देखिए यहां पर बीच में है मध्य प्रदेश, सबसे बीच में है, किसी भी समुद्र के पास सटा हुआ नहीं है, इसकी ये सीमा है, इस तरह से है, ऐसे, और ना ही किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है, यानी ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही समुद्री सीमा बनाता है। वैसा ही एक राज्य और भी मिलेगा आपको, झारखंड, जो एकदम छोटा सा राज्य हो गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया था। 2 राज्य हो गए। एक राज्य है छत्तीसगढ़, जो इस तरह से है, यहां पर, यह भी कहीं नहीं बनाता है, ना समुद्र में लगा हुआ है, ना किसी विदेश के साथ लगा हुआ है। एक बहुत छोटा सा राज्य है दिल्ली के पास, हरियाणा। दिल्ली तो खैर मैप पर बहुत छोटा सा दिखेगा, इसके बगल में देख लीजिए, ये जो त्रिकोण बनाता है, ये हरियाणा है, किसी भी समुद्री सीमा के साथ नहीं लगा हुआ है और ना ही किसी वैदेशिक राज्य के साथ लगा हुआ है। और एक लास्ट में मिल जाएगा आपको तेलंगाना,
ये मिल जाएगा आपको। तो 5 हुए टोटल, इस पांचों को लिख दीजिए। लिखिए, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, ये तो लिखवा दिया है अभी, उसके नाम लिख दीजिए। उसके बाद पहला लिखिए मध्य प्रदेश फर्स्ट में, और नक्शा भी देख लीजिए, एकदम या तो सेंटर में है या एक ऊपर में है, मध्य प्रदेश। दूसरा, सेकंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना। छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना। ठीक है, इस पांचों को याद रखिए, ये पांचों पूछ भी सकता है कभी भी। अब हम बात करेंगे कि हाइट के बेसिस पर, क्योंकि अब पश्चिम में ऊंचा है, पूरब में नीचा है, प्लेन हो जाता है, क्योंकि वहां समुद्र, जाहिर सी बात है कि जिस तरफ सागर होगा वो सबसे निचला क्षेत्र होता है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ ढलान ही ढलान है पूरा। तो हाइट के बेसिस पर हम पठार को 3 भाग में बांट सकते हैं। लिख दीजिए, ऊंचाई के लक्षण के आधार पर, ऊंचाई के लक्षण के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। ऊंचाई के लक्षण के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। देखा जाता है। पहला, फर्स्ट, दक्कन का पठार। तो दक्कन देख लीजिए कहां पर है। दक्कन बहुत क्लियर है, ये है दक्कन, बनाया हुआ है इस तरह से नीचे, डेक्कन प्लेटो। पहला, दक्कन का पठार। दूसरा, अब बीच का हिस्सा होगा एक ये वाला। दूसरा लिखिए, मध्य उच्च भूभाग। मध्य उच्च भूभाग, ये हिस्सा भी आ जाएगा इसी मिडिल वाले में। मध्य उच्च मतलब बीच में भी है, ऊंचा भी है, पश्चिम में भी पड़ता है, मध्य उच्च भूभाग। और तीसरा, उत्तर पूर्व का पठार, यानी ये वाला हिस्सा, निचला हिस्सा, बीच का हिस्सा और उत्तर पूर्व का हिस्सा। उत्तर पूर्व का हिस्सा या उत्तर पूर्व का पठार, उत्तर पूर्व का पठार। ठीक है, इतनी बातें यदि आज आपने जान ली तो क्लास सफल रहा। अगले क्लास में दक्कन, मध्य और उत्तर पूर्व के पठार की विस्तृत व्याख्या करेंगे, और उसके बाद बचेगा तटीय मैदान, उसके बाद बचेगा 2 टेस्ट सीरीज। इस माध्यम से यदि हम ज्योग्राफी के आरंभिक 2 चैप्टर्स का विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं तो हम अच्छी स्थिति में रहेंगे। उसके बाद के चैप्टर तो 1 से 2 दिन में समाप्त होने वाले चैप्टर हैं, और वहां न ज्यादा माथापची करना पड़ता है, न ज्यादा लिखना पड़ता है, न ज्यादा समझना पड़ता है। वहां से कृषि तक आप स्पीडली आगे निकलते जाएंगे। उसके बाद यदि कहीं कंसेप्ट है तो विश्व के भूगोल में ही है, बीच में केवल साधारण कंसेप्ट है, चीजों को समझना है, आनंददायी कक्षा है, दिमाग पर तनाव कम पड़ता है, और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूं। अगली कक्षा फिर कल होगी 7:45 से, मान के चलिए कि क्लास शुरू करने की कोशिश करेंगे। आप एक्टिव रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।